Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the last topic of unit 8. From tomorrow we are going to start unit 9 UGC नेट JRF मैनेजमेंट कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है यूनिट 8 का, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड क्यूइंग डिसीजन थ्योरी, स्केड्यूलिंग, लोडिंग, सीक्वेंस एंड मॉनिटरिंग पर्ट एंड CPM। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग होता क्या है? देखो, नेम सजेस्ट करे स्केड्यूल। अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको नेट JRF क्लियर करना है तो उसके लिए आपने भी तो एक स्केड्यूल बनाया होगा, जो आपका डेली का स्केड्यूल है जिसे आप फॉलो करते हो। उसके अंदर आपने क्या मेंशन किया है कि कितने टाइम पे क्या करना है, कौन सी चीज़ कब करनी है, व्हेन टू डू व्हाट। तो वो आपका क्या होता है? स्केड्यूल, जो डिटरमाइन करता है कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है, दैट इज स्केड्यूलिंग। तो स्केड्यूलिंग क्या है? द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम राउटिंग। एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम स्केड्यूलिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ होती है राउटिंग, देन उसके बाद आता है स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग के बाद हमारा क्या आता है कि हमने सबसे पहले राउटिंग किया, स्केड्यूलिंग किया, उसके बाद हम उसे क्या कर देते हैं? लोडिंग। एंड लोडिंग के बाद क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग। तो राउटिंग का मतलब क्या है? जो हमें एक रूट डिटरमाइन करती है कि किस रूट को हमें फॉलो करना है जिसके थ्रू हम अपने इनपुट से फाइनल प्रोडक्ट बना पाएंगे। यानी कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है, कोई ना कोई सर्विसेज बनाती है अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए हमें क्या रूट फॉलो करना है, क्या पाथ फॉलो करना है, वो क्या होती है? राउटिंग। और अब आप अपना ही एग्जाम्पल लेके देखो कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है, नेट JRF की प्रिपरेशन। क्या फुली प्रिपेयर्ड हो कि दिसंबर में जब एग्ज़ाम हो तो आप उसके लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो उसको अचीव करने के लिए आपको किस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, किस रूट को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज़ राउटिंग। जब आपको ये पाथ क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से इस चीज़ पे चलना है ताकि मैं अपनी नेट JRF की प्रिपरेशन फुल कर सकूं, तो वो हमारी क्या होती है? राउटिंग। और उस पाथ पे चलने के लिए किस तरीके से किस चीज़ को कितना टाइम देना है उसे आप बोलते हो स्केड्यूलिंग। तो स्केड्यूलिंग किसके बाद आती है? हमेशा राउटिंग के बाद आती है। कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रिपेयर करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम राउटिंग करते हैं, यानी कि उसके पाथ को डिसाइड करते हैं। जब तक हमें यही क्लैरिटी नहीं होगी कि हमें किस चीज़ पे वर्क करना है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो राउटिंग हमें एक पाथ बता देता है कि इस पे हमें चलना है और उस पे हमें बाद में कैसे चलना है वो हम स्केड्यूलिंग, लोडिंग और सीक्वेंसिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें राउटिंग पता चल गई कि हमारा क्या रूट होगा वर्क करने का। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्केड्यूलिंग करते हैं। स्केड्यूलिंग क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग वर्क एंड वर्कलोड इन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी कि अरेंज करना कि कब कौन सा काम करना है, जो भी वर्क या वर्कलोड है उसको अरेंज करने के वर्क को ही क्या बोलते हैं हम? स्केड्यूलिंग। तो स्केड्यूलिंग हमें क्या डिटरमाइन करता है? व्हेन टू डू इट, कि वो काम हमें कब करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता है कि आपको नेट JRF के लिए क्या करना है? प्रिपेयर करना है। तो आपको पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, PYQs भी करने हैं। तो आपने क्या कर रखा है कि, और बुक्स से भी कर सकते हो, यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो आपने अपना डेली का स्केड्यूल बना रखा है कि भाई 3 से 4 मैं पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करूँगा, 4 से 5 मैं पेपर 2 के लिए करूँगा, 5 से 6 मैं कोई बुक पढ़ूंगा, देन 6 से 7 ऐसा हो सकता है कि मैं घूमने चले जाऊँ, क्योंकि इतना मेंटली स्ट्रेस में नहीं लेना चाहता, तो मैं वॉकिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? पूरे डे को स्केड्यूल कर रहे हो। तो स्केड्यूलिंग का मतलब क्या है? व्हेन टू डू व्हाट, कि कब क्या करना है उस चीज़ को डिटरमाइन करना हमारा क्या होता है? स्केड्यूलिंग होता है। उसकी टाइमिंग को डिटरमाइन कर देना कि उस चीज़ को अरेंज करना कि कब क्या करना है, दैट इज स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग के बाद हम क्या करते हैं? लोडिंग, जो क्या डिटरमाइन करता है कि एक्चुअल में करना क्या है। सीक्वेंसिंग, उसको किस ऑर्डर में करना है। फॉर एग्जांपल कि हमने स्केड्यूलिंग में ये तो डिसाइड कर लिया कि हम पेपर 1 को 2 घंटे देंगे, पेपर 2 को हम मान लो 3 घंटे देंगे, हर दिन PYQs को हम क्या 40 मिनट देने वाले हैं, और उसके बाद मैं वॉकिंग के लिए 1 घंटा दूंगा। तो ये आपने क्या किया? स्केड्यूलिंग किया कि मेरा वर्क स्केड्यूल कैसा होगा, किस चीज़ को कितना टाइम दूंगा, किस चीज़ को कब करना है। देन उसकी सीक्वेंसिंग को डिटरमाइन भी करना होता है, यानी कि लोड तो उसे वर्क में एक्चुअली करना कि इन चीज़ों को करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, वो तो लोडिंग हो जाएगा। देन सीक्वेंसिंग क्या होगा कि पहले कौन सा करना है, पहले मैं पेपर 1 कर लूँ, देन मैं पेपर 2 कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो जाए इसलिए वॉकिंग, एंड देन PYQs। तो आपकी क्या है कि आप जब तक आप पेपर 1 पेपर 2 को प्रिपेयर नहीं करोगे, PYQs कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप तब करोगे जब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। तो उसकी एक प्रॉपर ऑप्टिमम सीक्वेंस डिसाइड करना और लास्ट में मॉनिटर एंड कंट्रोल करना। तो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। तो स्केड्यूलिंग क्या होता है? किसी भी टास्क को, जो भी टास्क वर्क आपको परफॉर्म करने हैं, उन्हें अरेंज करने को ही हम क्या बोलते हैं? स्केड्यूलिंग बोलते हैं कि कब क्या परफॉर्म करना है।
इंस्टेड ड्यूरिंग द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अरेंज फॉर गेटिंग ऑप्टिमम रिजल्ट, कि जो भी हमारा ये वर्क है ये अरेंज किया जाता है कि किस चीज़ को कब करना है, व्हेन टू डू व्हाट, यानी कि किसको कितना टाइम देना है, ये क्यों किया जाता है, सो दैट हम उससे ऑप्टिमम रिजल्ट ले सकें। अब स्केड्यूल कितने टाइप के होते हैं, देखो स्केड्यूल और स्केड्यूलिंग डिफरेंट होता है। स्केड्यूल क्या है, जो आपने बनाया है 4 to 5, 6 to 7 ये सब, कि किस चीज़ को कितने घंटे देने हैं। और स्केड्यूलिंग क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बनाया जाता है। तो स्केड्यूलिंग एक प्रोसेस है, स्केड्यूल हमारा एक फाइनल रिजल्ट है। तो स्केड्यूल कैसे कैसे हो सकते हैं, डिमांड स्केड्यूल, वर्कफोर्स स्केड्यूल एंड ऑपरेशन स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल हमें क्या डिटरमाइन करता है कि कस्टमर्स को, वेयर द कस्टमर आर असाइंड टू अ डेफिनेट टाइम फॉर द ऑर्डर फुलफिलमेंट, कि हमारी शॉप में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको कितने टाइम में, उनका एक डेफिनेट टाइम उन्हें असाइन कर देना उनकी ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए, कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा, कि हर कस्टमर का जो ऑर्डर है वो 10 मिनट के अंदर फुलफिल हो जाना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है हर कस्टमर का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, कोई सिर्फ आपका मान लो होटल है तो ऐसा हो सकता है कोई सिर्फ चाय मांग रहा है, ऐसा हो सकता है किसी ने पूरी मील मांगी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी अरेंजमेंट होती है। तो आप स्केड्यूल कैसे करते हो, ए कस्टमर का 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, बी का 15 में हो जाना चाहिए, सी का मान लो 30 मिनट्स में होगा। तो ये क्या है कि आप कस्टमर से रिगार्डिंग जब करते हो स्केड्यूलिंग, तो वो होती है डिमांड स्केड्यूल। वर्कफोर्स स्केड्यूल क्या है कि अगर आपका जो होटल है उसके अंदर जो वर्कफोर्स, जो भी आपके वर्कर्स काम करते हैं, वो कितनी देर वर्क करेंगे, हाउ लॉन्ग वर्कर्स वर्क ऑन विच एक्टिविटी, की किस एक्टिविटी पे कितनी देर वर्क करना है, उस चीज़ को स्केड्यूल करना क्या होता है, वर्कफोर्स का स्केड्यूल। तो कस्टमर से रिलेटेड स्केड्यूल डिमांड स्केड्यूल, वर्कफोर्स से रिलेटेड स्केड्यूल वर्कफोर्स स्केड्यूल। फॉर एग्जाम्पल कि जो आपका होटल है उसमें जो डिश वॉशिंग है उस पर कितना टाइम स्पेंड होगा, कि कितना टाइम आपको सिर्फ बर्तन को साफ करने में स्पेंड करना है, कुकिंग में आपका कितना टाइम स्पेंड होगा, प्लेटिंग में आपका कितना टाइम स्पेंड होगा, इन सब चीज़ों के टाइम को डिटरमाइन करना। देन ऑपरेशन स्केड्यूल, जो किस चीज़ के लिए किया जाता है, इन विच जॉब आर असाइंड टू द वर्क स्टेशन और एम्प्लॉयज़ आर असाइंड टू द जॉब्स, यानी कि जो भी आपकी जॉब है कहाँ पे वो परफॉर्म करनी है उसे असाइन करना। कि आपके पास मान लो 4 मशीन है, 1 2 3 4, तो इस मशीन पे कितनी देर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करना। हर मशीन पे कितनी देर कौन सा एम्प्लॉयज़ वर्क करेगा, उसको डिटरमाइन करना होता है ऑपरेशन स्केड्यूल। नाउ स्केड्यूलिंग की 2 अप्रोच होती हैं, डाइवर्जेंट फ्लो प्रोसेस एंड लाइन फ्लो प्रोसेस। देखो हमारे पास काफ़ी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सबको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सेम तरीके के प्रोडक्ट सबको प्रोवाइड कर रही है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसा आप चाहोगे वैसा प्रोवाइड करेगी। कि हमारे सामने मान लो आपको टेडी बियर खरीदना है, आपके सामने 2 शॉप हैं, एक जो सबके लिए सेम तरीके की रखी हुई है, ऐसा नहीं है आप जैसा बोलोगे वैसा मिलेगा, जैसे रखे उन्हीं में से कोई चुन लो। दूसरा क्या कहता है, आप उन्हें स्पेसिफिकेशंस बताओ कि भाई किस कलर का चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कैसा चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, उस अकॉर्डिंग वो बनाएंगे। तो कस्टमाइज भी होती है और स्टैंडर्डाइज भी होती है। अब आप खुद सोचो जो स्केड्यूलिंग है वो किसके लिए ईजी होगी, कौन सा टास्क ईजी है, स्टैंडर्डाइज टास्क ईजी है कि पहले से बना हुआ है उसके अंदर सेम स्केड्यूलिंग हम कर सकते हैं कि हर कस्टमर को भाई 5 मिनट में डील कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास है उसमें से उसे कोई पसंद आया तो वो खरीद ले जाएगा। तो उसमें हम किस चीज़ की अप्रोच को फॉलो करते हैं, लाइन फ्लो अप्रोच, यानी कि एक सिंप्लेक्स लाइन है, उसी को फ्लो वो सही फ्लो में वर्क कर रही है, वो प्रोसेस है। तो लाइन फ्लो प्रोसेस क्या है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर द मीडियम टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, कि जब भी आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन करते हो तो मीडियम टू हाई वॉल्यूम ही करते हो, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन की जाती है। क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर जब बताएगा तब प्रोड्यूस करना है, बिकॉज आपको पता है कि प्रोडक्शन सेम रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी। आपको मेडिसिन बनानी है तो वो सेम बनती रहेंगी। ऐसा तो है नहीं कि वो कहेंगे, कस्टमर बोलेंगे इस कलर में होनी चाहिए तभी आप उनको बनाओगे, नहीं, वो तो आप सेम बनाते रहोगे। तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो हाई वॉल्यूम या मीडियम वॉल्यूम में होगी, जो कॉन्टीन्यूस फ्लो होगा, यानी कि लगातार प्रोडक्शन होती रहती है। तो ये टास्क ईजी होते हैं क्योंकि आपको कुछ कस्टमाइजेशन नहीं करना होता, चेंज नहीं करना होता। तो यहाँ पे स्केड्यूलिंग भी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ईजिली आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर जो भी जॉब है उनकी टाइम अलॉट कर सकते हो, क्योंकि जॉब पहले से क्या हो जाएंगी, प्री डिसाइडेड हो जाएंगी। आपको पहले से पता होगा कि एक मेडिसिन को बनाने में कितनी प्रोसेस लगती है, उनके टाइम की स्केड्यूलिंग आप ईजिली कर दोगे। बट अगर आपकी कस्टमाइज है, यानी कि आप क्या करते हो, वेरी लो और मीडियम, ऐसा जैसे आप ए और बी आप फ्रेंड हो, अगर आप किसी भी दुकान पे जाते हो, किसी शॉप पे जा रहे हो, तो दोनों की डिफरेंट चॉइस हो सकती है। अगर ये कस्टमाइज प्रोवाइड कर रही है तो आपको ऐसा हो सकता है ब्लैक कलर पसंद हो, इन्हें व्हाइट कलर पसंद हो, तो दोनों की चॉइस अलग अलग हो सकती है। तो पहले से तो शॉपकीपर कुछ बना के रख नहीं सकता अगर वो कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहता है तो।
फॉर एग्जाम्पल आप सैलून में गए, ब्यूटी पार्लर में गए, आप और आपकी फ्रेंड अगर किसी ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो तो आपकी चॉइस अलग हो सकती है। आपको न्यूड पसंद हो सकता है, दूसरे को बोल्ड पसंद हो सकता है, तो दोनों की चॉइस अलग है, दोनों की डिफ्रेंशिएशन अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी हमारा कस्टमर्स है उसी के अकॉर्डिंग सर्व किया जाता है। तो वहाँ वो हमारी क्या होती है, जॉब एंड बैच प्रोसेसिंग, जिसके अंदर कस्टमर के अकॉर्डिंग सर्व किया जाता है और हर कस्टमर की डिमांड अलग हो सकती है। किसी को न्यूड पसंद है, किसी को बोल्ड पसंद है, किसी को बोल्ड चाहिए बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेकअप किया है, किसी को न्यूड चाहिए बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूं ही ना लगे कि मैंने कुछ नहीं कर रखा। तो सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस होती है। तो उसी के बेस पे आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो, कस्टमर्स को डील करते हो। तो हर बार आपकी प्रोसेस अलग फॉलो होगी, तो हर बार स्केड्यूलिंग अलग से करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें थोड़ी डिफिकल्ट होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट फ्लो, क्योंकि हर बार फ्लो क्या होगा, डिफरेंट होगा, हर कस्टमर के अकॉर्डिंग डिफरेंट चॉइसेस के अकॉर्डिंग वो बनाया जाएगा। तो ये दो हमारी स्केड्यूलिंग की अप्रोच होती है। नाउ टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग, अभी तक जो हमने देखा था ना, डिमांड, ऑपरेशन और वर्कफोर्स, वो क्या थे, टाइप्स ऑफ स्केड्यूल थे। स्केड्यूलिंग के क्या टाइप होते हैं, फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग एंड बैकवर्ड स्केड्यूलिंग। फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग क्या होता है कि जब आपको मीन्स कोई कस्टमर आता है और ये बता के चला जाता है कि भाई इतने दिन में आपको मेरा सामान देना है। कॉमनली यूज्ड इन जॉब शॉप वेयर कस्टमर प्लेस इन ऑर्डर टू नीड एज सून एज पॉसिबल बेसिस, कि वो बता के जाते हैं, आपको ऑर्डर उन्होंने दिया और ये बोल के जाते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर दो। जैसे आप कोई कपड़े लेके आए हो, आप अपने कुछ भी पार्टी वगैरह में आपको जाना है, तो आपके लिए आप अपनी जो ड्रेस लेके आए हो उसे आप स्टिच करने के लिए दे के आ रहे हो, तो आप क्या करते हो कि भाई 5 दिन में दे देना, 10 दिन में दे देना, जितना जल्दी हो उतना दे देना। तो फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, ऑल दी एक्टिविटीज़ आर स्केड्यूल्ड, यानी कि जिस दिन आपने उसको स्टिचिंग के लिए दिया उसी दिन वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही वो वर्क पूरा हो जाएगा आपको वो पहुंचा देगा। तो वो तो क्या होती है, फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग। तो फॉरवर्ड यानी कि उसी दिन से शुरू कर देना। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है कि आप मान लो ड्रेस लेके आए, 1 अप्रैल को आप लेके आए और उसी दिन आप क्या चले गए, स्टिच के लिए देने चले गए। आपने बोला कि 10 अप्रैल के लिए तक मुझे चाहिए क्योंकि 12 को मेरी क्या है, पार्टी है। तो 12 तक आपको क्या करना है, उसे मतलब 10 तक आपको रेडी करना ही करना है कि बाद में मुझे अगर कोई कमी लगती है तो मैं फिर से पूछ सकूँ। तो उसी दिन से जब काम शुरू हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग। और उसने उसी दिन से काम शुरू किया और मान लो 7 को ही पूरी हो गई, तो वो 7 को ही क्या कर देगा, डिस्पैच कर देगा और आपको वापस दे देगा। तो वो हमारी क्या होती है, फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग। यानी कि अगर ड्यू डेट से पहले वर्क हो जाता है तो आपको पहले ही डिस्पैच कर दी जाती है और इसके अंदर पहले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया जाता है, दैट इज फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग। यानी कि उसी दिन से हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया उसको टाइम कि आज हम इस पे 10 मिनट लगाएंगे, कल हम इस पे 15 मिनट लगाएंगे, परसों ये पूरी कर देंगे और इसे दे देंगे। देन बैकवर्ड स्केड्यूलिंग। बैकवर्ड स्केड्यूलिंग क्या होती है, जो ऑपोजिट है फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग की। जैसे 1 अप्रैल को वो दे के गई थी तो उसमें हम फॉरवर्ड में क्या करते हैं, 1 ही अप्रैल को काम शुरू कर देते हैं, बट बैकवर्ड में ऐसा नहीं किया जाता। फॉरवर्ड स्केड्यूलिंग में किस डेट को फोकस दिया, जिस दिन गिव की है, यानी कि जिस दिन हमको मिली है, जिस दिन हमने रिसीव की है, हमको जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर रिसीव की डेट जो है उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। बट इसमें ऑर्डर किस दिन पे करना है उस चीज़ की डेट पे फोकस किया जाता है। कि मान लो आपका बर्थडे है, अब आपका बर्थडे है 25 सितंबर को, तो आप आज गए कि केक के लिए आप गए 20 को, तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आप अभी 5 दिन, आपको 25 को ही चाहिए बर्थडे, तो आप 25 को ही बनाओगे। एनिवर्सरी है तो वो 25 को ही बनाओगे ना, जिस दिन होगी उसी दिन बनाओगी। अगर 23 को उनका केक रेडी हो गया तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोले कि भाई हमारा केक तो आज ही रेडी हो गया तो आप आज ही बना लो बर्थडे? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि बर्थडे तो उसी दिन बनेगा जिस दिन है। तो सिमिलरली ऐसे केसेस में कौन सी स्केड्यूलिंग की जाती है, बैकवर्ड स्केड्यूलिंग, जिसमें किस डेट पे फोकस किया जाता है, ड्यू डेट पे फोकस किया जाता है कि किस दिन हमें उसे फाइनल प्रोडक्ट देना है। अगर 25 को देना है तो वर्किंग उसी बेस पे स्टार्ट होगी कि मान लो केक को बनाने में भाई 2 दिन लगेंगे, जैसा वो केक चाहते हैं उसमें सामान वगैरह लेके आने में, तो हम 23 को शुरू करेंगे। अगर वो 20 को देके गई है तो 20 को शुरू करेंगे, तो 22 या 23 को तो पूरा ही हो जाएगा, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो हम ड्यू डेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कब से हमें काम शुरू करना है और कब से स्केड्यूल करना है, दैट इज बैकवर्ड स्केड्यूलिंग। ना स्केड्यूलिंग करते क्यों है, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ताकि हम एफिशिएंट यूज़ कर सकें लेबर का, यानी कि जितने भी हमारे लेबर हैं, वर्कफोर्स है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग टाइम को कम कर सकें। अगर हम अच्छे से डिफाइन कर देंगे कि किस चीज़ को कितने घंटे देने हैं तो वेस्टेज नहीं होगी और आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, वेस्टेज नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो रहा है, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगी और वर्कर्स की कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि आप उतना ही रॉ मटेरियल रखोगे, उतने ही वर्कर रखोगे जितने रिक्वायर्ड है। कोई भी अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड थिंग्स नहीं रखोगे, तो उन पे
होने वाला खर्चा आपका बच जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका बच जाएगा। हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट एंड आउटपुट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट और आउटपुट इंक्रीज होगा क्योंकि आप सब कुछ वेल मैनर्ड में कर रहे हो, एक वेल डिफाइंड वे में कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और आउटपुट भी इंक्रीज होगा। एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनका आप क्या कर सकोगे, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकोगे। नाउ स्केड्यूलिंग हमारा हो गया। अब जो हम डिस्कस करें दैट इज लोडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं, यानी कि पाथ को डिसाइड करना, देन स्केड्यूल कि वो कब करना है, व्हेन टू डू, किसको कितना टाइम देना है, दैट इज हमारा स्केड्यूलिंग। अब हम क्या करते हैं, लोडिंग। इट कैन बी डिफाइन एज द असाइनमेंट ऑफ जॉब, कि अब तो हमने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि भाई 2 घंटे हमें पेपर 1, 2 घंटे पेपर 2 और 1 घंटे की हमने वॉकिंग, मान लो 1 घंटे हम कुछ म्यूज़िक लिसन करना चाहते हैं, तो वो हमारी चॉइस थी, वो हमने स्केड्यूल किया। बट लोडिंग में करते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज द असाइनमेंट ऑफ जॉब, यानी कि आप उसे एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए उसे असाइन करना, कि जो पेपर 1 करना है, जो 2 घंटे आप पेपर 1 करोगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, यूट्यूब की वीडियोज़ आपको देखनी है, या फिर आप कहीं बुक से स्टडी करना चाहते हो, नोट्स आप कहीं से पढ़ना चाहते हो, तो ये आपकी क्या है, उस टाइम पे वर्क को असाइन कर देना कि किस टाइम पे जो आपने स्केड्यूलिंग टाइम दिया है उसमें कौन कौन सा वर्क करना है, दैट इज लोडिंग, यानी कि उस चीज़ को उसमें लोड कर देना। इट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर, और इसके अंदर क्या है, आपकी जो लोडिंग है ना वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करते हो। जैसे आपने पेपर 2 के अंदर अगर 2 घंटे देने की सोची थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये भी डिसाइड कर दिया कि आप भाई 2 घंटे में यूट्यूब वीडियो भी देखोगे, 2 घंटे में बुक से भी पढ़ोगे, नोट्स भी पढ़ोगे, रिवाइज भी करोगे, तो ये तो हो नहीं सकता। 2 घंटे में सब कुछ तो हम नहीं कर सकते, लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कोई हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, बट फिर भी उन्हें भी स्ट्रेस होगा इतनी ज़्यादा चीज़ें करने में, तो हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही लोडिंग लेते हैं कि कितनी चीज़ उसके अंदर परफॉर्म करनी है, उन्हें असाइन करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंगल मशीन हो, यानी कि जो आपकी लोडिंग है वो एक मशीन पे भी असाइन की जा सकती है, ग्रुप ऑफ मशीन पे भी असाइन की जा सकती है, बट लोडिंग सिंपली हमें क्या डिटरमाइन करता है कि उस स्केड्यूल्ड टाइम के अंदर आपको कितना वर्क करना है, यानी कि क्या क्या वर्क करना है। अब लोडिंग 2 तरीके की हो सकती है, इनफाइनाइट लोडिंग एंड फाइनाइट लोडिंग। जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि 2 घंटे हैं और इतने काम ले लिए कि वो पूरे हो ही नहीं सकते, तो वो हमारी क्या है, इनफाइनाइट लोडिंग। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की इनफाइनाइट लोडिंग, यानी कि इतना काम ले लेती है जो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, तो इस टाइम पे वो क्या करती है, अपनी कैपेसिटी को इग्नोर कर देती हैं कि उनके वर्क सेंटर की कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने एक दिन में 1000 यूनिट बनाने का सोचा, हालांकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ 700 यूनिट बनाने की है, तो वो हमारी क्या है, इनफाइनाइट लोडिंग, कि वो अपनी कैपेसिटी को इग्नोर कर रहे हैं। और इसके अंदर प्रायोरिटी रूल को लिया जाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे पहले किया जाता है। और ये इसके अंदर हम क्या इग्नोर क्यों करते हैं कैपेसिटी को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये मान के चलती है कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है, कि हम वर्कर से ओवर टाइम करा लेंगे। मान लो पहले सिर्फ इतने एरिया में कर रहे थे, अब इस एरिया को और यूज़ करने लग जाएंगे, तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी कि ओवर टाइम करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, बट उतनी लोडिंग, जितनी भी हमने लोडिंग ली है उस काम को करके रहेंगे, वो हमारी होती है इनफाइनाइट लोडिंग, जिसको हम क्या वर्टिकल लोडिंग भी बोल देते हैं। फाइनाइट लोडिंग जिसको हॉरिजॉन्टल लोडिंग बोलते हैं। वर्टिकल लोडिंग, हॉरिजॉन्टल लोडिंग। हॉरिजॉन्टल लोडिंग क्या होती है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम लेना, जितना आप कर सकते हो उतना काम लिया, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना काम लिया, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम किया और पूरा हो गया, दैट इज़ फाइनाइट लोडिंग। यानी कि ज़्यादा फालतू स्ट्रेस नहीं लेना कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये देखना ही नहीं कि मैं ओवर टाइम करूँगा। क्यों करोगे ओवर टाइम, आप कल भी कर सकते हो। एक ही दिन में सब कुछ करने की बजाय आप इनफाइनाइट लोडिंग कब कर सकते हो, जब आप बिल्कुल उसके नियर हो, आपके पास टाइम ही ना हो। कि मान लो अब आपका पेपर है नेट जेआरएफ का और आपका भाई प्रिपरेशन रहती है, आपने पीवाईक्यूज़ नहीं किए, तो उस टाइम आप इनफाइनाइट लोडिंग कर सकते हो कि भाई लगातार मुझे सॉल्व करने हैं, आज मैं रात को थोड़ा 2 घंटे ज़्यादा पढ़ लूँगी। बट जब आपकी शुरुआत हो तो आपको हर दिन अपने अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने की बजाय क्या करनी चाहिए, फाइनाइट लोडिंग करनी चाहिए। सो ये क्या थे टाइप्स। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि स्केड्यूलिंग क्या है, लोडिंग क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसिंग, यानी कि इसके बाद आप क्या डिटरमाइन करते हो कि जो काम आप करोगे उसका क्या ऑर्डर होगा, क्या सीक्वेंस होगी। सो इट इज़ कंसर्न विद द ऑर्डर ऑफ द जॉब, कि पहले कौन सा करना है, दूसरे पे कौन सा करना है, तीसरे पे कौन सा करना है। तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके डिफरेंट मेजर्स होते हैं। पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो काम पहले आया पहले उसे ही करेंगे, जो सबसे पहले आया सबसे पहले उसे ही किया जाएगा। जैसे आपकी ये शॉप है, जो कस्टमर पहले आया सर्व भी पहले उसे ही किया जाएगा। अर्लीस्ट ड्यू डेट, आपको 10 कस्टमर काम दे के गए हुए हैं, 10 कस्टमर ने दिया है, आप ये नहीं देखते पहले कौन दे के गया था, आपको देखना है कि पहले आपको किसे रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल कि आपके कस्टमर है, कोई कह रहा है कि 5 सितंबर को उसके पास पहुंच जाना चाहिए, किसी का 10 सितंबर को पहुंच जाना चाहिए, किसी का 8 को है, तो जो अर्लीस्ट ड्यू डेट क्या है 5 को, 5 वाले को हमें जल्दी देना है, तो पहले उसका काम करेंगे।
लास्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, कि जो लास्ट में आए सबसे पहले उसे सर्व करेंगे। देन हाईएस्ट कस्टमर प्रायोरिटी, हाईएस्ट कस्टमर प्रायोरिटी यानी कि जितने कस्टमर्स आपको काम दे के गए हैं उसमें से सबसे प्रायर पे आपका कौन सा है। आप अपने आप जज करते हो कि भाई ये कस्टमर हमेशा मेरे से कराता है तो इसके साथ मैं भी लॉयल्टी मेंटेन रखूंगा, पहले मैं इसका काम रखूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कस्टमर प्रायोरिटी। सेटअप सिमिलर रिक्वायर्ड, सेम जो सिमिलर सेटअप रिक्वायर्ड होता है, यानी कि मान लो आप एक कस्टमर का काम कर रहे थे और उसके लिए जो आपने प्रोसेस डिज़ाइन कर रखी थी कि जिस तरीके से, इस तरीके से आप 1 2 3 और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका आ रहा था। फिर बाकी आपके पास बी सी डी ई की और प्रोडक्ट है, लेकिन आप किस बेस पे डिसाइड करते हो कि अगले का करोगे, जिसकी सेम प्रोसेस होगी ना, ताकि आपको बार बार प्रोसेस चेंज ना करनी पड़े, पहले उसका कर दोगे फिर दूसरे का करोगे। तो जिसका सिमिलर सेटअप होगा पहले उसका कर दोगे। देन लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, जिसका काम होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसका सबसे पहले शुरू करोगे। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, कि जो काम होने में पहले हो जाएगा यानी कि जल्दी से हो जाएगा उसे आप करोगे। जैसे हम किसको यूज़ कर देते हैं, कई बार एलपीटी को यूज़ करते हैं, कई बार एसपीटी को। हमें हालांकि करना क्या चाहिए, एलपीटी को यूज़ करना चाहिए ताकि जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो पहले कवर हो जाए, पूरे फुल माइंड के साथ कवर हो जाए। हम क्या सोचते हैं, जो ईजी से टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक है उन्हें पहले कर लेते हैं, फिर बाद में बड़े करेंगे। पर टाइम क्या होता है कि जो छोटे छोटे टॉपिक है ना वो छोटा छोटा करके टाइम ज़्यादा ले लेते हैं और फिर सारा टाइम निकल जाता है और बड़े वाले रह ही जाते हैं। तो और कई क्या करते हैं कि आपके बड़े बड़े टॉपिक पहले कर ले, छोटे वाले तो बाद में भी कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे डिसाइड कर सकते हो। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वो पूछी जाती हैं। सो ये डिफरेंट मेजर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंसिंग कर सकते हो कि पहले कौन सी जो परफॉर्म करनी है। तो पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया, दैट इज जो हमारा क्या था, राउटिंग, स्केड्यूलिंग, लोडिंग एंड सीक्वेंसिंग। नाउ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन विच गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ सेट ऑफ सोर्सेज टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशन इन सब्जेक्ट टू द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द सोर्सेज। यानी कि ये आपकी क्या है, सोर्स, और यहाँ से ये क्या है, डेस्टिनेशन। यहाँ पे मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और ये हमारे कस्टमर है, तो कस्टमर तक गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है, पहुँचाया जाता है, तो उसके लिए क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो इसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्यों स्टडी की जाती है, जब भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करना ताकि उसके थ्रू हम क्या कर सके, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके, एक ऑप्टिमम वे को फाइंड आउट कर सके जिसमें कॉस्ट कम से कम आए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी वही प्रॉब्लम है कि कैसे हम अपने सोर्स से अपने कस्टमर या फिर अपने डेस्टिनेशन तक प्रोडक्ट को पहुंचाएं कि उसमें हमारी कॉस्ट कम से कम आए, कॉस्ट को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज स्टडीड टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कि हम कौन सा रूट लें, कौन सा पाथ लें, कौन सी मीन्स व्हीकल का यूज़ करें, कौन से पाथ का यूज़ करें, कौन से रूट का यूज़ करें, पेट्रोल का यूज़ करें, डीजल का यूज़ करें, किसके थ्रू हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी, उस चीज़ को फाइंड आउट करना क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हो तो इसके अंदर सप्लाई और डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अगर टाइप 1 है उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारी सप्लाई डिमांड के इक्वल होती है, यानी कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हम कर पा रहे हैं टाइमली, तो वो हमारी क्या है, बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर हमारी सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं है, या तो सप्लाई ज़्यादा है या सप्लाई कम है, तो वो हमारी क्या होती है, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एलपीपी करते हैं, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ताकि उसको फिर से हम टाइप 1 स्टेज पे पहुंचा सकें। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किन दो चीज़ों के लिए हम करते हैं कि जो कॉस्ट है वो कम से कम आए, साथ साथ हमारी ये दोनों क्या हो, सेम हो, एंड ऑप्टिमाइजेशन पे हम पहुंच जाएं। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एक बेस्ट स्टेज पे पहुंच जाएं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है और कॉस्ट मिनिमम है। इफ़ डिमांड एंड सप्लाई इज़ नॉट इक्वल, या तो डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ज़्यादा है और डिमांड कम है। ऐसा भी हो सकता है सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अगर ऐसे केस हैं तो इसका मतलब वो क्या है, हम ऑप्टिमाइजेशन स्टेप के लिए नहीं जा सकते। जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करते हैं तो 2 स्टेप करते हैं कि पहले तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं एंड देन ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ यानी कि बेस्ट प्लेस पे हम पहुंच गए। तो बेस्ट प्लेस पे कब पहुंचेंगे, जब हमारी कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी, और कॉस्ट तभी मिनिमम हो सकती है जब सप्लाई और डिमांड इक्वल है। तो अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब अभी हम पहली ही फेज़ पे हैं, हम दूसरी पे नहीं जा सकते, ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं जा सकते, पहले हमें इन्हें इक्वल करना पड़ेगा एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। फेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कि सबसे पहले फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करो जिसके थ्रू आपकी कॉस्ट कम हो और सप्लाई डिमांड के इक्वल हो, एंड देन ऑप्टिमाइजेशन को फाइंड आउट करो। तो हमारी फेजेस के अभी तक हमने क्या देखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाएं जिसके थ्रू हमारी कॉस्ट मिनिमम आए, उस चीज़ की स्टडी को हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 चीज़ों पर फोकस करती है कि कॉस्ट मिनिमम
मिनिमम हो और ऑप्टिमाइजेशन हो। वही उसकी क्या होती है, फेज़ होती है कि पहली फेज़ क्या है कि आप अपनी कॉस्ट को कम से कम रखो जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल हो, क्योंकि सप्लाई और डिमांड इक्वल है तभी कॉस्ट कम होगी, एंड देन आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाते हो। अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं जा सकते। अब ऑप्टिमाइजेशन देखो क्या है, जैसे कि ये हमारी सप्लाई इधर लिखी है, इस तरीके से हमारा चार्ट बनता है, एक डायग्राम बनता है किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। तो यहाँ डिमांड लिखी हुई है, तो डिमांड कितनी है 200, 400 एंड 600, तो टोटल कितनी हो गई 1200 यानी कि 1200। यहाँ पे सप्लाई कितनी है 300, 200 और 100 यानी कि सिर्फ 600 की है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी सप्लाई कम है। तो अगर हमारी सप्लाई कम है तो इसका मतलब क्या है, फिलहाल हम ऑप्टिमाइजेशन के लिए नहीं जा सकते। ऑप्टिमाइजेशन पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो इस डायग्राम में किया भी हुआ है। अगर आपको दिख रहा है तो कि इन्होंने क्या कर रखा है, ये जो हमारी सप्लाई है, ये देखो यहाँ पे एक और उन्होंने रो क्रिएट की है सप्लाई की, ऑलरेडी सिर्फ इतनी थी और 600 की सप्लाई हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई को इक्वल लेके आना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, ऑप्टिमाइजेशन पे आ सकें। तो ऑप्टिमाइजेशन पे कब आएंगे, जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी। डिफरेंस ऑफ 600 की 600 का डिफरेंस था, तो हम क्या करेंगे, एक और रो ऐड करेंगे जिसके अंदर 600 यूनिट होंगी, यानी कि अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, एक्सपेंशन करेगी ताकि अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सके और ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन स्टेट पे आ सके। A transportation problem aim to find out the best way to fulfill the demand of points and capacity of the supply point, यानी कि जो डिमांड है और सप्लाई है उन्हें इक्वल रखे मिनिमम कॉस्ट के साथ, वही हमारी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हमारे 3 मेथड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड एल्गोरिथम फॉर वोगल्स अप्रोक्सीमेट मेथड। तो इसमें हम कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो तो इस तरीके का एक बॉक्स बनता है जिसके अंदर नीचे यहाँ पे डिमांड लिखी जाती है, यहाँ सप्लाई लिखी जाती है, जिसके थ्रू हम सोल्व करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले जो आपने ये सेल बनाया है, जो आपने टेबल बनाई है, इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट करो। नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, अपर लेफ्ट, यानी कि अपर लेफ्ट कॉर्नर हमारा कौन सा है, ये कॉर्नर। इस कॉर्नर को सेलेक्ट कर लो, इसके अंदर कितनी डिमांड है सप्लाई, उसे मैक्सिमम उसको एलोकेट कर दो, जितनी एलोकेट हो सकती है, जितना पॉसिबल है इस कॉर्नर के अंदर उतनी सप्लाई एंड डिमांड को क्या कर दो, एलोकेट कर दो। और जो भी हमारा ड्यूरिंग एलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मत देखो, बस यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है उसे भूलकर जितनी सप्लाई यहाँ एलोकेट की जा सकती है, जितनी डिमांड एलोकेट की जा सकती है, एलोकेट कर दो। और जैसे ही वो हो जाए, डिलीट द रो एंड कॉलम विच हैज़ नो वैल्यू, ऐसे आप करते रहो। यानी कि अब आपने इसे किया तो इससे क्या हो जाएगी, उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दो जहाँ पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई अब 0 बच गई है। यानी कि यहाँ पे अब देखो जो हमने ये बनाया, अगर मान लो यहाँ पे हमने डिमांड और कॉलम को एलोकेट किया, डिमांड और सप्लाई को एलोकेट किया, तो डिमांड में से जब सप्लाई को माइनस किया वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर वो 0 हो जाती है तो उस रो को और उस कॉलम को क्या कर दो, डिलीट कर दो। देन नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट हमारा सिंपल वही, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, तो अगर ये डिलीट हो गई तो अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बचा, नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बचेगा। तो इसके ऊपर जितना एलोकेट हो सकता है उतना एलोकेट करो। देन उनको डिलीट कर दो, उन रो एंड कॉलम को, जो क्या हो गए हमारे 0 हो गई, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई 0 हो गई। देन नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करो, जो ये रहेगा, देन उनकी रो एंड उसको डिलीट करो। और ऐसा कब तक रिपीट करते रहो, जब तक सारी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो 0 नहीं हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं हो जाती। जैसे ही वो सेटिस्फाई हो जाती है, वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड क्या कहता है, इसके अंदर आपसे नाम ही पूछे जाते हैं कि मेथड्स के क्या क्या नाम होते हैं और उनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या कहता है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करो, मैक्सिमम उनके अंदर एलोकेट करो, देन रो एंड कॉलम को डिलीट करते जाओ, इसी को रिपीट करो और फाइनली जब तक सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तब तक उसे करते रहो। देन लीस्ट कॉस्ट मेथड, देखो जो पुराना क्या कह रहा था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाओ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाओ। ये कहता है कि जितने भी सेल आपके बने हुए हैं उसमें से जो लीस्ट कॉस्ट सेल है, यानी कि ऐसा सेल जिसमें कॉस्ट मिनिमम है, उसे सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉस्ट है 8, यहाँ पे कॉस्ट है 5, यहाँ पे कॉस्ट है 3, यहाँ पे कॉस्ट है 1, यहाँ पे कॉस्ट है 5, 3 ऐसे। तो सबसे कम कॉस्ट कहाँ है, सबसे कम कॉस्ट हमारे इस कॉर्नर में है, तो इसको सेलेक्ट कर लो, लीस्ट कॉस्ट सेल को सेलेक्ट करो और उस पर क्या करो, एलोकेट कर दो सप्लाई और डिमांड को। यानी कि टेबल के अंदर जो भी यहाँ पे हमारी क्या थी, सप्लाई को, यहाँ पे डिमांड को एलोकेट कर दो। ये जो लीस्ट कॉस्ट हमारा सेल है उसे सेलेक्ट करके उसके अंदर रो को, उस रो के अंदर, उस कॉलम के अंदर क्या करो, एलोकेट कर दो आपकी सप्लाई एंड डिमांड को। एलोकेट करने के बाद उस कॉलम को, उस रो को क्या कर दो, डिलीट कर दो जो 0 बन गई है। देन उसके बाद इसके बाद
नेक्स्ट कम कौन सी है, जैसे 3 में है तो उसके बाद उस रो को, उस कॉलम को डिलीट करो। ऐसे ऐसे दोबारा करते जाओ। कब तक करोगे, जब तक सारी सप्लाई और डिमांड क्या है, जीरो या सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो सिंपल सी बात है, उसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सेलेक्ट करते रहना था। इसमें लीस्ट कॉस्ट मेथड यानी कि जिस सेल में सबसे कम कॉस्ट है उसे सेलेक्ट करते रहो। लास्ट मेथड जो है वो क्या है, एल्गोरिथम फॉर वोगल्स अप्रोक्सीमेट मेथड, जो क्या कहता है कि सबसे पहले पेनल्टी को कैलकुलेट करो। यानी कि जो भी आपका है ना, ये एक टेबल है तो पहले एक और टेबल बनेगी जो हमारी क्या बनेगी, पेनल्टी टेबल बनेगी। तो पेनल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है कि इसके अंदर, जैसे ये आपकी रो है, इसके अंदर दे रखा है 1 3 2 5 ऐसे दे रखा है आपका। तो अब इसमें क्या पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होगी, इसकी डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट। इसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है, 1 है, उससे नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है, 2। तो 1 - 2 इज़ 1। तो यहाँ किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से। ऐसे ही इसमें करो कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट कॉस्ट इधर की भी देखो और इधर की भी देखो, स्मॉलेस्ट कॉस्ट और उससे नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट को माइनस करके आप क्या निकाल सकते हो, पेनल्टी निकाल सकते हो। तो पेनल्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट कॉस्ट माइनस नेक्स्ट हाईएस्ट कॉस्ट, उससे नेक्स्ट बड़ी कॉस्ट कौन सी है। जैसे हम एक डायग्राम ले लेते हैं, मान लो इनका ले लिया हमने कि 1 2 3 4 1 5 1 1 2। तो देखो इसके अंदर स्मॉलेस्ट कौन सी है, 1, और इधर उससे बड़ी कौन सी है, 2। तो 1 - 2 ये किसके साथ रिप्लेस होगा, 1 के साथ। अब इसके अंदर कौन सी है सबसे बड़ी, सबसे छोटी 1, और इसके अंदर कौन सी, उससे बड़ी कौन सी है, 1। तो 1 - 1 देखो 2 बार है तो पेनल्टी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 1 से बड़ा एक और 1 दे रखा है तो पेनल्टी क्या हो जाएगी, 0। इस तरीके से आप अपने हर एक की पेनल्टी निकाल लो। और पेनल्टी निकालने के बाद अब जो आपकी पेनल्टी टेबल बनेगी ना, उसमें से जिसकी पेनल्टी सबसे लार्जेस्ट है उसे सेलेक्ट करो। जैसे नॉर्थ वेस्ट में सेलेक्ट करते थे, लीस्ट कॉस्ट में सेलेक्ट करते थे, इसमें भी वैसे ही सेलेक्ट करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट मेन टेबल की बजाय किस पे, पेनल्टी टेबल पे करना है कि जिसकी पेनल्टी सबसे लार्ज है उसे सेलेक्ट करो, उसमें एलोकेट कर दो, देन उन्हें डिलीट करो। नेक्स्ट हाईएस्ट पेनल्टी को सेलेक्ट करो, देन उन्हें डिलीट करो, देन उससे नेक्स्ट को सेलेक्ट करो। ऐसे करते जाओ और जब तक करो जब तक सारे सेटिस्फाई नहीं हो जाते। इन 3 मेथड्स के अंदर जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है कि इन तीनों मेथड से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन है। तो पहला क्या है, सॉल्यूशन मस्ट बी फिजिबल और वहाँ सप्लाई डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। फिजिबल होना चाहिए यानी कि कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, एंड सप्लाई डिमांड के इक्वल होनी चाहिए। और जो नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन है यानी कि जो n = m + n - 1 हमारा हमेशा आना चाहिए। n हमारा किस चीज़ को, m क्या है हमारी नंबर ऑफ रो की रो कितनी है, n हमारे क्या है नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, -1 जिस चीज़ से भी करें तो वो हमारा क्या आना चाहिए, n के इक्वल आना चाहिए, पॉजिटिव एलोकेशन के इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ऑप्टिमाइजेशन स्टेज पे है। नाउ क्यूइंग डिसीजन थ्योरी, क्यू क्या होती है, क्यू सिंपल मतलब है लाइन लगा लेना। लाइन यानी कि वो पीपल की लाइन हो सकती है, ट्रांसपोर्ट में व्हीकल की लाइन हो सकती है, हम बोलते हैं ना क्यू यानी कि एक लाइन बन गई है। तो क्यूइंग डिसीजन थ्योरी क्या कहती है, This is a theory of mathematical study of waiting line. This technique provide basis of decision making about the resources needed to provide a services. यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं उन्हें किस तरीके से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उस डिसीजन मेकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्यू डिसीजन थ्योरी बोलते हैं। ताकि हमारी जो क्यू है उसे हम क्या कर सकें, जो कस्टमर्स की लाइन बनी हुई है उसे अच्छे से मैनेज कर सकें और कस्टमर को क्या कर सके, टाइमली सर्व कर सके। तो उस चीज़ के लिए जब हम अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग होती है उसे हम बोलते हैं क्यू डिसीजन मॉडल। अब हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कॉस्ट ऑफर करने में कितनी आ रही है। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं यानी कि ये लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की और ये हमारी शॉप है, तो इनको ऑफर करने में कितनी कॉस्ट आ रही है। और जो मीन्स हमारे ये बहुत ज़्यादा खड़े रहे और इसके बाद ये क्या सोचे कि इससे अच्छा दूसरी शॉप पर ले लें, तो ये चले गए, यानी कि कितनी कॉस्ट आ रही है। अगर हम डिले कर रहे हैं, सर्विसेज को डिले कर रहे हैं, तो आधे हमारे कस्टमर छोड़ के चले जा रहे हैं, उसमें कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है और कैसे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए। इन तीनों रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, क्यू स्टडी को फॉलो करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्यू स्टडी की जहाँ जहाँ लाइन लगती है हर जगह क्यू स्टडी को यूज़ किया जाता है, ताकि हम क्यू का क्या कर सकें, जो लाइन है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, उन सबको अच्छे से सर्व कर सकें और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो वो टेलीकम्युनिकेशन में हो सकती है, ट्रैफिक में हो सकती है, जैसे व्हीकल्स की लगी होती है टेलीकम्युनिकेशन में,
जैसे जो भी जिनको भी सिम खरीदनी होती है, मोबाइल खरीदनी होती है, इनके रिगार्डिंग होती है। डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर ऑपरेशंस में भी तो क्यू होती है ना, कि जैसे अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, प्रिंट करना है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। अगर आपको प्रिंट नहीं करना, मान लो किसी चीज़ को ओपन करना है, सिस्टम को ओपन करना है, तो उनमें हर एक टास्क की लाइन होती है, तो वो किस तरीके से परफॉर्म होगी। हेल्थ सर्विसेज की, हॉस्पिटल्स में जैसे नंबर लगे हुए होते हैं, एयरपोर्ट ट्रैफिक कि एयरपोर्ट में हर एक की फ़्लाइट के चांसेस अलग होते हैं, हर एक की फ़्लाइट की टाइमिंग अलग होती है, तो हर जगह आपकी क्यू थ्योरी यूज़ की जाती है। जहाँ पे भी क्यू बनती है, जहाँ पे भी वेटिंग लाइंस बनती है, वहाँ पे क्यू थ्योरी का यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो सबसे पहले क्या करता है, अराइव होता है। अराइव के बाद क्यू स्ट्रक्चर यानी कि किस तरीके से वो खड़ा है, उसके अंदर जो हमारी लाइन है वो किस तरीके से बनी हुई है। देन सर्विस सिस्टम कैसे वो सर्व किए जा रहे हैं। एंड फाइनली सर्विसेज लेने के बाद कस्टमर क्या करता है, हमारी शॉप से चला जाता है, हमारी प्लेस से चला जाता है। तो अराइवल, स्ट्रक्चर, वहाँ पे सर्विसेज लेना और लीव करना। अब हमारी क्यूइंग जो सिस्टम है उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 की कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो पहला है कॉलिंग पॉपुलेशन, क्यू प्रोसेस, क्यू डिसिप्लिन एंड सर्विस प्रोसेस। कॉलिंग पॉपुलेशन यानी कि कितनी कैसी पॉपुलेशन है जिसे हम सर्व कर रहे हैं, हमारी लाइन की क्या प्रोसेस है, उसका क्या डिसिप्लिन है। और सर्व प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सर्व कर रही है, यानी कि आपकी शॉप पे कोई आ रहा है तो शॉप पे मशीन सर्व कर रही है, मैन सर्व कर रहे हैं, कैसे सर्व किया जा रहा है। जैसे आप किसी बैंक में जाते हो तो अगर आपको सिर्फ पासबुक अपडेट करानी है तो आप सीधा मशीन से कर सकते हो, बट अगर आपको कोई मीन्स कहीं पे पासवर्ड कुछ अपडेट कराना है, कुछ पैसे निकलवाने हैं, तो आपको मैन के साथ डील करना पड़ेगा, पीपल्स के साथ डील करना पड़ेगा। तो हमारी सर्विस प्रोसेस कैसी है, जो फोर्थ कॉम्पोनेंट है सर्विस प्रोसेस, वो डिटरमाइन करता है कि कस्टमर्स को कैसे सर्व किया जा रहा है, मैन के थ्रू या मशीन के थ्रू। तो पहला कॉम्पोनेंट क्या था, कॉलिंग पॉपुलेशन या कॉलिंग कस्टमर, की कस्टमर को कॉल करना। तो पॉपुलेशन हमारी कितनी हो सकती है, कस्टमर हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास कितने लोग आ रहे हैं, वो फाइनाइट होंगे, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, अनलिमिटेड पीपल तो नहीं आते ना, फाइनाइट होते हैं। बट अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, जैसे भंडारा होता है या फिर दर्शन के लिए, मंदिर में दर्शन के लिए इनफाइनाइट लोग आते हैं, तो वो सब हमारे क्या है, इनफाइनाइट पर्सनस होते हैं। तो पॉपुलेशन कैसी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो कॉलिंग पॉपुलेशन यानी कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट के अंदर पहली चीज़ क्या है कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, देन पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या है। बिहेवियर यानी कि 3 तरीके के कस्टमर हो सकते हैं। जो फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में आ रहे हैं ना, वो 3 तरीके के हो सकते हैं, बाल्किंग, रिवेंजिंग एंड जोकिंग। बाल्किंग का मतलब क्या है कि वो दूर से ही देख लेते हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हम नहीं खड़े होंगे, और वो वेट करना ही नहीं चाहते और चले जाते हैं वापस, कि उन्होंने देखा भाई कि मंदिर में बहुत बड़ी लाइन है, या फिर वो डॉक्टर के गए और उन्होंने देखा डॉक्टर के तो पहले से 30 लोग बैठे हैं, तो भाई आज तो मेरा नंबर आएगा ही नहीं, और वो चले जाते हैं। तो वो उस क्यू को ज्वाइन ही नहीं करते। वो कस्टमर क्या है कि जो देख के इतनी लंबी लाइन ऑलरेडी है तो वो चले जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बाल्किंग कस्टमर्स। देन रिवेंजिंग कस्टमर्स क्या होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, कुछ देर के लिए वेट करते हैं, बट उन्हें लगता है कि भाई एक जो पेशेंट है उसे डील करने में ही डॉक्टर 15-20 मिनट लगा रहा है और पहले 30 बैठे हैं, तो मेरा नंबर आज आएगा ही नहीं, फिर वो मीन्स थोड़ी देर रह के वापस चले जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रिवेंजिंग कस्टमर्स। एंड जोकिंग कस्टमर क्या है कि मान लो 2 लाइन लगी हुई हैं, तो ये लाइन छोटी हो जाती है तो इसमें चले जाते हैं, ये लाइन छोटी हो जाती है तो इसमें चले जाते हैं, बट सर्विसेज लेते हैं, यानी कि एक से दूसरी में मूव करते रहते हैं ताकि उन्हें जल्दी सर्विसेज मिले, वो हमारे क्या होते हैं, जॉकिंग कस्टमर्स। तो कॉलिंग कस्टमर था, मीन्स हमारे कंपोनेंट क्या थे, क्यू की जो डिसीजन है, सर्विस प्रोसेस यानी कि क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यू का डिसीजन, क्यू का डिसिप्लिन, एंड हमारा कॉलिंग पॉपुलेशन। तो कॉलिंग पॉपुलेशन में पहली चीज़ क्या थी कि साइज़ क्या है पॉपुलेशन का, फाइनाइट या इनफाइनाइट, उनका बिहेवियर कैसा है और उनका पैटर्न कैसा है। द कस्टमर कैन अराइव इन बैचेस, की किस तरीके से वो आ रहे हैं, अकेले अकेले आ रहे हैं, इंडिविजुअली या बैचेस आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, 4-5 लोग इकट्ठे आ रहे हैं। जैसे मंदिर में दर्शन करने के लिए आप अकेले भी जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। स्केड्यूल टाइम के अंदर आ रहे हैं या अनस्केड्यूल टाइम के अंदर आ रहे हैं, कि भाई दर्शन करने की टाइमिंग मान लो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक है, उसी के टाइम आ रहे हो या उससे पहले या बाद में आ रहे हो, ये आपकी क्या है, पैटर्न है। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। एक चीज़ याद रखना जो क्वेश्चन में पूछी जाती है कि जब भी हम क्यू डिसीजंस को फॉलो करते हैं, क्यूइंग स्टडी करते हैं, तो उसके अंदर कौन से 2 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो किए जाते हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, कि पॉइजन और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करते हैं, पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है कॉलिंग पॉपुलेशन, कॉलिंग पॉपुलेशन के अंदर साइज ऑफ पॉपुलेशन, उनका बिहेवियर क्या है और उनका पैटर्न क्या है। देन क्यू की क्या प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो क्यू बनी है, हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है, और क्यू भी क्या हो सकती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है। कि जो मीन्स पॉपुलेशन तो मान लो इनफाइनाइट आ रही है,
जैसे सिनेमा हॉल है, उसके अंदर लाइन भी क्या है, लिमिटेड लोगों की ही लगेगी, क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर लिमिटेड पर्सन ही जा सकते हैं। पॉपुलेशन तो ये डिटरमाइन कर रहा है कि उस पर्सन के पास लिमिटेड पर्सन आते हैं या फिर अनलिमिटेड पर्सन आते हैं। जैसे मंदिर में अनलिमिटेड आते हैं, डॉक्टर के पास लिमिटेड आते हैं। ये क्या डिटरमाइन करता है, क्यूइंग प्रोसेस, कि कितनों को हम सर्व करते हैं, हम लिमिटेड को सर्व करते हैं या अनलिमिटेड को सर्व करते हैं। सो फाइनाइट क्या है, जिसके अंदर सिर्फ लिमिटेड कस्टमर्स को सर्विसेज मिलती है, जैसे सिनेमा हॉल। और इनफाइनाइट क्या है, जैसे आपकी कस्टमर शॉप है, तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही कस्टमर, आप तो चाहते हो जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा को आप सर्व करोगे, तो वो आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट सोर्स की होती है। देन क्यू का आपका डिसिप्लिन क्या है, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, कि आप कैसे सर्व करते हो अपनी क्यू में। जो लाइन लगी हुई है इसमें ऐसा हो सकता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा उसे पहले सर्व करेंगे, जो लास्ट में आया है उसे पहले सर्व करेंगे, रैंडमली किसी का भी नाम लेंगे उसको सर्व करेंगे, या फिर जिसको इमरजेंसी है, जो एक हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है कि जो इमरजेंट सिचुएशन में पहले उसे सर्व कर देते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज, दैट इज PERT एंड CPM। सो PERT एंड CPM क्या है, अ प्रोजेक्ट इज़ एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़, की बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना। तो इन्हें बनाने के लिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, और उन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने के बाद ही हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस निकल के आती है। जैसे डैम बनाना है, तो उन लोगों को इकट्ठा करना, लेबर फोर्स को इकट्ठा करना, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, देन प्रोड्यूस करना, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन एक्टिविटीज़ के बाद ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है। तो एक्टिविटीज़ हमारी कैसी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एक्टिविटी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ABC एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ऐसी है जो तभी परफॉर्म हो सकती है जब B परफॉर्म हो चुकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर बनवा रहे हो, तो जब तक आपका घर बनेगा नहीं, मान लो B एक्टिविटी है घर का बनना, कंस्ट्रक्शन होना, और C एक्टिविटी है पेंट, तो पेंट तभी हो सकता है जब घर कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा। लेकिन जो हमारा मान लो सीमेंट का लेके आना, वो हमारी A एक्टिविटी है, तो A एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ काम कर सकती है। तो डिपेंडेंट होगी तो वो तभी परफॉर्म होगी जब दूसरी परफॉर्म हो चुकी होगी, बट इंडिपेंडेंट क्या है कि उसे हम दूसरों के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो हमारी एक्टिविटी कैसी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। सो हम कैसे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, टाइमली हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें, उसके लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं दैट इज़ PERT एंड CPM, कि हम अच्छे से प्लान एंड कंट्रोल कर सकें अपने उस काम को, उसके लिए इनको परफॉर्म करते हैं। इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। तो PERT क्या है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितनी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कंसीडर करते हैं, और किस चीज़ पे फोकस करते हैं, टाइम पे फोकस करते हैं कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ताकि कम से कम टाइम में विद इन द ड्यू टाइम हम क्या कर सकें, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट ने हमें कोई प्रोजेक्ट दिया था कि 1 साल के अंदर हमें ये फ्लाईओवर बनाना है, तो किस तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है उन्हें कैसे स्केड्यूल करेंगे कि टाइमली हम उसको कंप्लीट कर सकें, उसके लिए हम PERT का यूज़ करेंगे। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई बोटलनेक, ये क्या करता है, बोटलनेक को भी आइडेंटिफाई करता है, यानी कि क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, ताकि डिले और उसको जो भी बैरियर्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके और टाइमली प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, ये भी वैसा ही मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी टेक्निक्स को देखते हैं, यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड में भी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, शेड्यूलिंग की जाती है, बट ये टाइम के साथ साथ कॉस्ट पे भी उतना ही फोकस करता है। वो क्या करता है कि टाइमली प्रोजेक्ट पूरा हो, ये क्या कहता है, टाइमली भी पूरा हो और कम कॉस्ट में भी पूरा हो, मिनिमम कॉस्ट के साथ पूरा हो, उस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। इट मैक्सिमाइज कंसिडरेशन गिवन ऑन द क्रिटिकल पाथ, ये क्रिटिकल पाथ पे ज़्यादा फोकस करता है। क्रिटिकल पाथ कौन सा है कि फॉर एग्जांपल ए से लेके, ए आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है और डी आपका एंडिंग पॉइंट है, इस तक पहुंचने की काफ़ी प्लेसेस हैं कि आप ऐसे करके कितने अलग अलग वेज हैं जैसे आप पहुंच सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी पहुंच सकते हो। तो उस पाथ को आइडेंटिफाई करना जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ, ताकि हम उसकी स्टडी करें। जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है ना टाइम, वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, ताकि उसकी हर एक्टिविटी को अच्छे से स्टडी किया जाए, उसके टाइम को रिड्यूस किया जाए और टाइमली और कॉस्टली, अच्छे कॉस्ट पे उस पर, यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में आप अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट कर सको। दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। इट मैक्सिमाइज कंसिडरेशन गिवन टू द क्रिटिकल पाथ, विच मीन्स आइडेंटिफाइंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स इन टू द वे ऑफ प्रोजेक्ट सच एज एक्सरसाइज टाइम और द इनएफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, यानी कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी बैरियर्स हैं जिसकी वजह से क्रिटिकल पाथ बन रहा है, यानी कि देरी हो रही है, उन सब ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई करना, रिमूव करना, ताकि टाइमली और कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में हम पूरा कर सकें। इसके
इसकी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ की कितनी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है, उसके बाद उनकी सीक्वेंस को डिसाइड करना कि पहले कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी, कैसे डिसाइड करोगे, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंस के बेस पे उनकी सीक्वेंस को आप डिसाइड कर दोगे। देन फाइंड टाइम एस्टिमेट कि कितने टाइम के अंदर आपको उसे पूरा करना है, उसके एस्टिमेट को डिटरमाइन करना। तो उसमें 3 कंडीशन हम लेके चलते हैं, 3 तरीके का टाइम हम डिटरमाइन करते हैं, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड। ऑप्टिमिस्ट यानी कि जैसे हमें 1 साल मिला था, तो अगर सब कुछ बेस्ट रहा, टाइमली लेबर मिल गए, टाइमली रॉ मटेरियल मिल गई, अगर नेचर ने हमारे साथ दिया, क्लाइमेट ने हमारा साथ दिया, तो 10 महीने के अंदर हम उसे बना देंगे। तो वो क्या है, ऑप्टिमिस्ट यानी कि बेस्ट, इतना टाइम तो हमें लगेगा, सब कुछ बेस्ट रहा तो इतना टाइम लगेगा। पेसिमिस्ट, भाई थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, ऐसी हो सकती है कभी बारिश आ रही हो, कभी स्ट्राइक हो गई हो, कभी कुछ हो गया हो, तो 12 महीने में ही पूरा होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम यानी कि वर्स्ट केस, मान लो हम सारा केस लेके चलते हैं कि रॉ मटेरियल भी नहीं मिला, लेबर भी नहीं मिले, तो भी हमें 15 महीने में इसे पूरा करना है। तो ये हमारी क्या है, हम तीनों केस लेके चलते हैं, बेस्ट केस होगा तो कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट होगा तो कितना, और नॉर्मल होगा तो कितना, उन तीनों को डिटरमाइन करते हैं। देन नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं। नेटवर्क कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जैसे ये आपका ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी, सी, डी और ई आपका एंडिंग पॉइंट है। ये आपकी क्या है, एक्टिविटीज़ है। मान लो इसको, इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में आपको 2 दिन लग रहे हैं, इसको 3, इसको 1 और इसको 4, ठीक है। देन हमारा दूसरा आता है कि दूसरी एक्टिविटी क्या हो सकती है कि हम सी, इसको इधर कर सकते हैं, एफ इधर, एच और फाइनली पूरी हो गई। अब इसमें करने में कितना लग रहा है, इसको करने में 2 लग रहे हैं, इसको करने में 2 लग रहे हैं, इसे करने में 1 और इसे करने में 1। तो देखो टाइम कितना लग रहा है, 3, 4, 5, 6 और 6 और 4 10। ऊपर वाली में 10 दिन लगेंगे, नीचे वाली में कितने लगेंगे, 2, 4 और 6 दिन में हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ हो गया, यानी कि ये पाथ जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इसकी स्टडी की जाती है, इसकी ऐसे हमारे नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि हम पता कर सकें कि कैसे हम टाइमली बेस्ट मैनर में पूरा कर सकते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किया जाता है, उसमें से क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करके टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में पूरा किया जाता है। इसके हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, बैरियर हैं, उनके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, जो भी बैरियर है हमारे पाथ के उनको रिमूव कर सकते हैं, कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी और टाइमली हम सर्व करेंगे, क्योंकि क्या करते हैं, टाइम एंड कॉस्ट पे फोकस करते हैं, और अननेसेसरी वर्क है उसे रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पर्ट एंड सीपीएम में क्या डिफरेंस है कि पर्ट की क्या फुल फॉर्म है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, एंड इसकी क्या है हमारी क्रिटिकल पाथ मेथड। ये हमारी क्या है, ये इवेंट ओरिएंटेड है, पर्ट इवेंट पे फोकस करता है, ये एक्टिविटी पे फोकस करता है। देन ये हमारी किस चीज़ के लिए होता है, प्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, और ये अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज़। अनप्रिडिक्टेबल कौन सी होती है, जब आप नए नए आए होते हो तो पहले से आप कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा वर्क करता है पीटी। ये क्या करता है, टाइम पे फोकस करता है, ये टाइम और कॉस्ट दोनों पे करता है। ये 1957 में आया था, ये 1958 में आया था। इसके अंदर हमारा क्या सिंगल टाइम एस्टिमेशन होता है, बट इसमें 3 टाइम एस्टिमेशन होता है। इसको हम डेटरमिनिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। डेटरमिनिस्टिक मॉडल क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ हम एक्यूरेटली डेटरमाइन कर सकते हैं, बट इसके अंदर सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वालों के साथ ज़्यादा डील करता है, अनप्रिडिक्टेबल के साथ ज़्यादा डील करता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।